अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा, और ये भी यूरोप का एक छुपा हुआ हीरा नुमा मुल्क है जो कि निहायत ही खूबसूरत है। इसी मुल्क से ही द ग्रेट सिकंदर आजम का ताल्लुक था जिसने पूरी दुनिया को फतह किया था। इसके एक शहर में पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज्यादा चर्च मौजूद हैं। इस मुल्क का यूनान के साथ 27 साल तक इस बात पर झगड़ा रहा कि अपना नाम बदल लो, और इसी मुल्क में ही मदर टेरेसा का जन्म हुआ था जिसने भारत में कई इंसानी फलाह के लिए कारनामे सर अंजाम दिए थे। तो दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क शुमाली मकदूनिया की एक शानदार सैर पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया है, जबकि हिंदी और उर्दू में इसे शुमाली मकदूनिया कहा जाता है या खाली मकदूनिया भी कहते हैं। रस्मी तौर पर जमहूरिया मकदूनिया बल्कान जनूब मशरकी यूरोप में एक मुल्क है। ये इश्तराकी वफाकी जमहूरिया यूगोस्लाविया का हिस्सा था जिससे इसने 1991 में आजादी हासिल की। रियासत के नाम का यूनान के साथ तनाजा चल रहा था जिसे अब हल कर लिया गया है। जनवरी 2019 में इसका नाम जमहूरिया शुमाली मकदूनिया होना तय पाया। ये जनूबी सिमत में यूनान, मगरबी सिमत में अल्बानिया, मशरकी सिमत में बल्गारिया, शुमाल मगरब में कोसोवो और शुमाल में सर्बिया के साथ जमीनी सरहदें शेयर करता है। ये जुग्राफियाई तौर पर मकदूनिया के बड़े इलाके के शुमाली तीसरे हिस्से पर मुश्तमिल है, और ये भी दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जिनकी सरहदें किसी भी तरफ से समंदर से नहीं लगती, यानी लैंड लॉक कंट्री है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा तकरीबन 25,436 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 149वें नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 20 लाख है, और ये आबादी के लिहाज से भी दुनिया भर में 150वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इसकी 62% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी 38% आबादी देहातों में ही रहती है जहाँ जिंदगी की हलचल और सुकून दोनों महसूस होते हैं। शुमाली मकदूनिया के शहरी इलाके निस्बतन तरक्की याफ्ता है, लेकिन देहात में जिंदगी सादा और रिवायती है। देहात में ज्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत सिंपल होती है। देहाती लोग अपने रिवायती तरीकों और सकाफतों को बरकरार रखते हैं। यहाँ के गाँव में मिट्टी के घरों और खेतों का मंजर आम है। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानें मकदूनियन और अल्बानियन है, और ये दोनों ही इसकी सरकारी जबानों का दर्जा रखती हैं, जबकि इन दो जबानों के अलावा इंग्लिश, तुर्किश, रोमेनियन, सर्बियन और क्रोशियन भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। और यहाँ की 46.1% आबादी का मजहब ईसाईयत है, और यही इसका सरकारी मजहब भी है, जबकि इसके अलावा 32.2% लोग मुसलमान भी आबाद हैं। इन दो मजाहब के अलावा यहूदी, हिंदू और मकामी मजाहब के लोग भी आबाद हैं। यहाँ कई नस्लों के लोग रहते हैं जिनमें 58.4% लोग मकदूनियन, 24.3% अल्बानियन, 3.9% तुर्किश, 2.5% रोमेनियन, 1.3% सर्बियन नस्ल के लोग रहते हैं, जबकि इनके अलावा 9.6% दूसरी नस्लों के लोग भी आबाद हैं। स्कुप्जे शुमाली मकदूनिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। स्कुप्जे की इब्तदा एक बस्ती के तौर पर हुई थी जिसका नाम स्कूपी था, और ये रोमन सल्तनत का हिस्सा था। ये एक अहम रास्ते पर वाक़ था जो एड्रियाटिक समंदर को बाज़ंतीनिया से जोड़ता था, और ये शहर 570 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। शुमाली मकदूनिया एक दिलकश और तारीखी अहमियत का हामिल मुल्क है जो जनूब मशरकी यूरोप में वाक़ है। ये मुल्क अपनी खूबसूरती, तारीख और सकाफत के लिए मारूफ है, और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, बुलंद पहाड़ और तारीखी मकामात सियाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। शुमाली मकदूनिया का जुग्राफिया, मईशत और सकाफत इसे एक मुनफरद शनाख्त फराहम करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि मकदूनिया का नाम कैसे तब्दील होकर शुमाली मकदूनिया रखा गया। इस मुल्क की हर चीज अपने अंदर एक तारीखी पहलू रखती है, और इसी वजह से इसका नाम भी खासी अहमियत रखता है। यूनान का कहना था कि उनके इलाके का नाम भी मकदूनिया है, और उसकी तारीख शुमाली मकदूनिया से कहीं ज्यादा पुरानी है। ये तनाजा तारीखी हक़ाइक़ और दावों की बुनियाद पर सामने आया, और इसी वजह से इस मुल्क ने अपना नाम तब्दील करके शुमाली मकदूनिया रख लिया ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म की उलझन पैदा ना हो। इसी तरह शुमाली मकदूनिया का नाम सामने आया। दोस्तों ये बात भी काबिल
काबिल जिक्र है कि मकदूनिया के लोग ज्यादा पुरसकून नहीं रह सकते थे। उनका मानना था कि आप खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। यही वजह है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जिसने आजादी हासिल की, लेकिन आजादी के अमल में मुकम्मल अमन के साथ जाना पहचाना गया। सितंबर 1996 में इस मुल्क ने यूगोस्लाविया से पुरअमन तौर पर अलहदगी इख्तियार की। दोस्तों, मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता। उन्हें इंसानी शक्ल में खुदा समझा जाता था। हालांकि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि मदर टेरेसा का ताल्लुक सिर्फ भारत से था, क्योंकि वो कलकत्ता में रहती थी और वहीं वफात भी पाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मदर टेरेसा शुमाली मकदूनिया में पैदा हुई थी। वो 26 अगस्त 1910 को मौजूदा शुमाली मकदूनिया के दारुल हुकूमत स्कुप्चे में पैदा हुई। ये भी याद दिलाता चलूं कि मदर टेरेसा को अमन के नोबल इनाम से भी नवाजा गया था और यही वाहिद नोबल इनाम था जो अभी मकदूनिया के हिस्से में आ चुका है। मदर टेरेसा की बात चल रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि अजीम जंगजू सिकंदर आजम भी इसी खित्ते से ताल्लुक रखते थे। सिकंदर आजम वो पहले बादशाह थे जिन्होंने दुनिया को फतह किया। ये शुमाली मकदूनिया में शुमाल के बेटे से भी जाना जाता है। ये दिलचस्प बात है कि शुमाली मकदूनिया के लोग अपनी रिवायात और सकाफत से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। आपको यहाँ हर जगह यकजहती और मोहब्बत का मुजाहरा देखने को मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के लोग हर वक्त एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खलूस के साथ पेश आते हैं। अगरचे शुमाली मकदूनिया की आबादी कम है, लेकिन यहाँ के लोगों में आपस में गहरी मोहब्बत और ताल्लुक पाया जाता है। ये उनकी जिंदगी और सकाफत का खूबसूरत हिस्सा है। जब आप इस मुल्क के लोगों से बात करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मकदूनिया के लोग कितनी मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन दोस्तों उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और मुत्तहिद होकर दोबारा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। यही उनका हौसला और ताकत है और यहाँ का हर बच्चा इस हकीकत से बखूबी वाकिफ भी है। दोस्तों, ये एक हैरत अंगेज हकीकत है कि शुमाली मकदूनिया जो अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत की बिना पर पहचाना जाता है, टेक्नोलॉजी के मैदान में एक पेशरू मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ एक गहरा और तारीखी रिश्ता मौजूद है। शुमाली मकदूनिया की तारीख में हाई टेक प्रोजेक्ट्स का एक तवील सिलसिला मिलता है। यहाँ के लोगों में टेक्नोलॉजी के लिए कुदरती लगन पाई जाती है, जिसकी बदौलत यह मुल्क आज यूरोप के कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ता जा रहा है। एक दिलचस्प हकीकत ये है कि 2006 में शुमाली मकदूनिया दुनिया का पहला मुल्क बना था जिसने वायरलेस टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर अपनाया। उसके बाद से मुल्क भर में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का एक वसी नेटवर्क कायम हो चुका है जिसने इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि शुमाली मकदूनिया न सिर्फ अपनी तारीख और सकाफत बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक मुनफरद मकाम रखता है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि इस इलाके की मैशत का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू की काश्त पर डिपेंड है। यहाँ पैदा होने वाला तंबाकू दुनिया भर में खास तौर पर अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा सेब भी यहाँ की एक अहम ज़रूरी पैदावार है। गंदम, चावल और दीगर अनाज भी यहाँ उगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इस इलाके की मैशत का तकरीबन 40% हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर है। दोस्तों, शुमाली मकदूनिया की खूबसूरती सिर्फ उसके तारीखी मकामात तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगियों में रंगों और खुशियों की बहार भी खिली हुई है। यहाँ के लोग डांस और म्यूजिक के शौकीन हैं और उनकी ये दिलचस्पी उनकी जिंदगी में रंग भरती है। अगर आप शुमाली मकदूनिया के किसी बड़े शहर का विजिट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ की इमारतें और गलियां रंगों से सजी हुई हैं। ये रंगीन इमारतें न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की खुश मजाजी की भी अक्कासी करती हैं। ये लोग जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीते हैं और हर मौका पर खुशी मनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। यहाँ के लोगों का डांस के लिए बेपनाह शौक है। आप यहाँ सड़कों, पार्कों और तकरीबात में लोगों को डांस करते हुए आसानी से देख सकते हैं। डांस करना उनकी सकाफत का एक अहम हिस्सा है और ये उनकी जिंदगी में खुशी और जोश पैदा करता है। ये बात हैरान कुन है कि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को न सिर्फ खुशियों से बल्कि सफाई सुथराई से भी भरपूर रखते हैं। यहाँ के लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखने के साथ अवामी मकामात को भी साफ सुथरा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर कोई शख्स अवामी जगह पर गंदगी फैलाता है तो उसे सख्त सजा दी जाती है। शुमाली मकदूनिया एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, शुमाली मकदूनिया की सकाफत में कई दिलचस्प रिवायात पाई जाती हैं। उनमें से एक रिवायत शादी से पहले के 7 दिनों से मुताल्लिक है। यहाँ की रिवायत के मुताबिक एक शख्स जब शादी करने वाला होता है तो उसे शादी से पहले के 7 दिन अपने घर में गुजारने होते हैं। इस दौरान उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। ये रिवायत शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यहाँ के लोग इस रिवायत को बहुत अहमियत देते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई शख्स शादी से पहले अपने घर से बाहर निकलता है तो उसका मतलब ये है कि वो शादी के बाद अपनी बीवी
بیوی سے زیادہ وقت نہیں گزار پائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ شادی شدہ زندگی میں جوڑے کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روایت اس بات کی عکاس ہے کہ شمالی مقدونیہ میں شادی کو زندگی کا ایک اہم مرحلہ سمجھا جاتا ہے اور اسے بہت ہی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ یہ روایت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہاں کے لوگ رشتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مقدونیہ کی خوبصورتی نے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور ہر سال تقریباً 2 کروڑ سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور انگریزی زبان پر عبور نے اس ملک کو سیاحوں کے لیے ایک بہترین منزل بنا دیا ہے۔ غیر ملکی سیاح نہ صرف یہاں کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی گرم جوشی کا بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ مقدونیہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی متنوع ثقافت اور قدرتی حسن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا مقام ہے جسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا ہے۔ یہ مقام اورہیڈ کہلاتا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی اور قدرتی خوبصورتی کا ایک منفرد امتزاج ہے۔ اورہیڈ میں دنیا کی کئی مشہور جھیلیں واقع ہیں جن میں سے ایک جھیل اورنگ آباد ہے۔ یہ جھیل اپنی نوعیت کی واحد جھیل ہے جس میں 400 سے زائد جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ جھیل نہ صرف ایک قدرتی حسن ہے بلکہ یہاں موجود حیاتیاتی تنوع اسے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام بناتے ہیں۔ شمالی مقدونیہ کو اکثر موروں کی سرزمین یعنی پی کاک لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مور بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور آپ انہیں گھروں کے باغیچوں، پارکوں اور کھلے میدانوں میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ موروں کی موجودگی اس علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے اور یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ نظارہ بھی ہے۔ مقدونیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قدیم تاریخ، جدید ٹیکنالوجی اور قدرتی حسن کا ایک حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اورہیڈ اور جھیل اورنگ آباد اس بات کی واضح مثال ہیں۔ دوستو، مقدونیہ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جسے غریب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابھی بھی 22% آبادی نہایت ہی غریب افراد پر مشتمل ہے۔ اور اگر ہم اس کے جی ڈی پی کی بات کریں تو اس کا جی ڈی پی تقریباً $45 بلین ہے اور اس جی ڈی پی کے حوالے سے دنیا بھر میں 130ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اور فی کس آمدنی تقریباً $7,672 ہے اور یہ فی کس کے لحاظ سے دنیا بھر میں 90 نمبر پر آتا ہے، یعنی کہ یہاں کے لوگ باقی یورپین ممالک کی نسبت بہت کم کماتے ہیں۔ اگر اسے یورپی یونین میں شامل کر لیا جائے تو یہ ملک چند سالوں میں ہی ترقی یافتہ ملک میں شمار ہونے لگے گا۔ اس کی کرنسی کو مقدونین دینار کہا جاتا ہے اور ان کا ایک دینار پاکستانی 5 روپے جبکہ انڈین 1.5 روپے کے برابر ہے۔ یہاں کے لوگ کم آمدنی کے باوجود بھی خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ ملک مضبوط اور خوشحال ہے، لیکن اگر اس کے تاریخ پہلو کو دیکھا جائے تو بے حیائی یہاں بھی بہت عام ہے کیونکہ یہ ایک یورپی ملک ہے اور انتہائی اوپن مائنڈڈ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کی رات کی زندگی باقی یورپین زندگی کی طرح ہے۔ ملک کا تعلیمی نظام انتہائی بہترین ہے، اسی وجہ سے یہاں شرح خواندگی 98% ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں اور اوسط عمر 76 سال ہے۔ یہاں کی عورتوں کی اوسط عمر 78 سال ہے۔ لوگ اپنی صحت کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، چاہے دن ہو یا رات، وہ ورزش کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ایک اور خاص بات جو آپ کو یہاں ملے گی وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے والدین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جوائنٹ فیملیز ابھی بھی یہاں موجود ہیں اور دادا دادی اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جو بہت خوش آئند بات ہے۔ مقدونیہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے بلند و بالا پہاڑوں اور شاندار قدرتی نظاموں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کل 34 پہاڑی پارک ہیں۔ یہ پارک 2000 میٹر سے بھی زیادہ کی بلندی پر واقع ہیں۔ دوستوں، مقدونیہ کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے سے گہری وابستگی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ وہ شادی بیاہ جیسے اہم موقعوں پر روایتی لباس پہن کر اپنی ثقافت کو زندہ رکھتی ہیں۔ مقدونیہ میں دنیا کی سب سے گہری پانی کے اندر ایک غار بھی موجود ہے جس کا نام کیو ویرلو ہے۔ یہ غار تقریباً 70 میٹر گہری ہے۔ مقدونیہ سیاحوں کے لیے ایک بہترین ملک ہے کیونکہ یہاں خوبصورت جھیلیں، پہاڑ اور چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود ہیں۔ یہاں سیاحت نسبتاً سستی ہے اور یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ یہاں شراب بنانے اور پینے کا شوق بہت زیادہ ہے۔ مقدونیہ شراب برآمد تو کرتا ہے لیکن درآمد نہیں کرتا۔ دوستو، اگر ہم اس کی تاریخ پر مختصر سی نظر ڈالیں تو شمالی مقدونیہ کی تاریخ قدیم دور سے شروع ہوتی ہے جب یہ یونانی سلطنت کا حصہ تھا۔ مقدونیہ کا سب سے مشہور حکمران سکندر اعظم تھا جس نے دنیا کے بیشتر حصے کو فتح کیا۔ بعد میں یہ علاقے رومن اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ بنے۔ 1912 سے 1913 میں بلغاریہ، یونان اور سربیا کے درمیان بالکین جنگوں کے نتیجے میں مقدونیہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ علاقہ یوگوسلاویا کا حصہ بن گیا اور 1991 میں یوگوسلاویا کی تحلیل کے بعد شمالی مقدونیہ نے آزادی حاصل کی۔ 2019 میں یہ ملک اپنے آئینی نام مقدونیہ سے تبدیل ہو کر شمالی مقدونیہ بن گیا تاکہ یونان کے ساتھ نام کے تنازع کو حل کیا جا سکے۔
تو دوستو یہ تھی جنوب